संघ के सरसंघ चालक रहे पूजनीय रज्जू भैया प्रयाग विश्वविद्यालय में भौतिकी में प्राध्यापक थे। उनके पिताजी कुंवर बलबीर सिंह जी उत्तर प्रदेश में पहले भारतीय चीफ इंजीनियर थे और उन दोनों जो एक इंजीनियर होता था वो सभी काम देखता था, इरिगेशन का, पीडब्ल्यूडी का, इलेक्ट्रिसिटी का, सब काम पहले भारतीय मुख्य इंजीनियर थे। लेकिन ऐसे परिवार में पले बढ़े, लेकिन आगे चल करके उन्होंने पूरा समय पर राष्ट्रीय संरक्षक संघ के कार्य के लिए दे दिया। हम लोगों का बहुत बार मिलना होता था, वर्ष में 2 बार 3 बार वे प्रवास पर आते थे जरूर। तो उनको देख करके लगता था हर एक क्षेत्र में उनका बहुत गहरा ज्ञान। यद्यपि वे भौतिकी के तो प्राध्यापक थे, लेकिन संगीत के बारे में, विकास के संबंध में, साहित्य के संबंध में, आर्थिक नीतियों के बारे में, संस्कृति, विदेश नीति, बहुत विषयों पर उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। वो जब बोलते थे तो अनेक विषय के वे जानकार। लेकिन रज्जू भाई कहते थे देखो भाई, बहुत जानकारी करो, दुनिया में जहां भी पा सकते हो वहां से जानकारी इकट्ठी करके लाओ, लेकिन ध्यान में रखो तुम कौन हो। अपने स्व का बोध ये हमेशा तुमको ध्यान में रहे। स्व का बोध का अर्थ है कि हम कौन है, हमारी परंपराएं क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज कौन, हमारी संस्कृति क्या, हमारा साहित्य क्या है, हमारी जीव जगत को देखने की दृष्टि क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तब तुमको स्व का बोध होगा। बार बार जो आग्रह करते थे स्व भाषा में पढ़ो, स्व संस्कृति का बार बार ध्यान रखो। भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक बालक का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो उसके पूर्वजों ने लिख करके रखा है। अतः तुम जो भी कुछ बनना चाहो बनो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है ये तो तुम्हारे पुरखे तय करके गए हैं। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपनी मोक्ष की साधना करना, लेकिन जगत के हित के साथ, संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण जगत का, मानवता का, पशु पक्षी का, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण जिसमें है वही तुम्हारा उद्देश्य, ध्यान रखना। दूसरा उद्देश्य नहीं। ये स्थायी उद्देश्य भारत में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक मनुष्य का है। आत्मनो मोक्षार्थ, अपने मोक्ष की साधना करो। मोक्ष की साधना में अब जो जो प्राप्त करना है सब प्राप्त करो, समुत्कर्ष भी प्राप्त करो, इस भौतिक जीवन में अत्यंत श्रेष्ठता प्राप्त करो, लेकिन निःश्रेयस की साधना भी जारी रखो। दोनों का समन्वित विकास यह भारत की हजारों हजारों वर्ष की परंपरा, भौतिक जगत भी और आध्यात्मिक जगत भी। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां, एक का नाम है मैत्रेयी और एक का नाम है कात्यायनी। एक समय के बाद याज्ञवल्क्य ने कहा भाई मैं अब संन्यास लेकर के अब घर जंगल में जा रहा हूँ, घर छोड़ रहा हूँ, ये संपदा है ये तुम दोनों में दे देता हूँ, ले लो। तो मैत्रेयी ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मैत्रेयी बाद में कहती है कि देखो ऐसा है कि इस संपदा का मैं क्या करूंगी, इस संपदा से क्या मेरे को परम आनंद मिलेगा, क्या मेरे को मुक्ति की साधना में सहायक होगी, क्या मेरे को अमरत्व के लिए आगे ले जाएगी ये संपदा। याज्ञवल्क्य कहते नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है, संपदा से अमरत्व मोक्ष इसका कोई संबंध नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को वो मार्ग बताओ। कात्यायनी तो प्रसन्न है संपदा देख करके। बोले याज्ञवल्क्य के घर में दोनों ही बातें हैं, एक है जो भौतिक संपदा देख करके प्रसन्न है और एक है
जो अमरत्व की साधना में प्रसन्न है। हर व्यक्ति के मन में भी ये दोनों है। याज्ञवल्क्य की कहानी ये बताती है। तो भारत ने हजारों हजारों साल पहले जो उन्नति की थी, भारत का एक दृश्य था। वो दृश्य ऐसा था, सारे विश्व में हमारी एक भौतिक प्रतिष्ठा थी, आर्थिक उन्नति की प्रतिष्ठा थी। कई बार हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने जो दृश्य भारत का बनाया, अरे भारत के लोग तो निरक्षर, भारत के लोग अज्ञानी, भारत के लोग प्रबंधन न जानने वाले, भारत के लोग साइंस, वर्तमान में जो इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ समझ न रखने वाले, ये भारत के लोग। और हम भारत के लोगों के हित के लिए आए हैं यार। एजुकेशन हम दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हम दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कर रहे हैं। मोस्ट बैकवर्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ये भारत है, देख ले। ऐसा चित्र जो उपस्थित किया भारत के बारे में, और अपने ही कई लोगों को एक भ्रम उत्पन्न हो गया, हाँ ये अंग्रेज लोग कह रहे हैं, ये झूठ क्यों कहेंगे, ये सच बात तो है। ये स्व का बोध न होने के कारण से ये अज्ञान अपने अंदर व्याप्त हो गया। और मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो कुछ बात अपने को ध्यान में आएगी। एक रोम का लेखक है प्लिनी, ईसा से लगभग 300-400 वर्ष पूर्व रोम का इतिहास वो लिख रहा है, बड़ा अच्छा लेखक है। वो लिखता है कि भारत से इतनी बड़ी मात्रा में सामान यहाँ रोम में आता है और हम लोग उसका उपभोग करते हैं। करोड़ों की संख्या में रोम की स्वर्ण मुद्रा भारत चली जाती है। विचार करो, ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। वही बात स्ट्रैबो लिखता है। एक एंगस मेडिसिन करके ब्रिटेन का एक बड़ा प्रसिद्ध इतिहासकार है, जो आर्थिक इतिहास लिखता है, कई वॉल्यूम उसने लिखे, भारत के बारे में लिखा। वो लिखता है ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व भी, और वहां से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत का जो विश्व के आर्थिक जगत में हिस्सा था, भागीदारी, वो 30-35% तक थी। मतलब सारे विश्व के जो अर्थव्यवस्था थी उसमें अकेले भारत की भागीदारी 30-35% तक थी, और जो 18वीं शताब्दी तक बताता है। एक अंग्रेज लेखक है, अंग्रेज नहीं मतलब अमेरिका के लेखक है, उनका नाम है जेटी संडरलैंड। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है इंडियन बॉन्डेज, भारत पराधीनता में, एंड हर राइट टू फ्रीडम, और उसका स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें लिखता है भारत कैसा था जब तुम अंग्रेज भारत में आए, तुमने भारत कैसा पाया। मतलब 18वीं शताब्दी में जब प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में आए तो भारत कैसा था। वो जेटी संडरलैंड लिखता है, वो लिखता है भारत दुनिया में जो भी वस्तु सबसे अच्छी बन सकती थी, भारत बन। वो कहता है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे सुंदर कृति भारत में थी। दुनिया के उपभोग के लिए कोई भी सामान बन सकता था, वो भारत में बनता। अच्छा सिल्क का कपड़ा, सूती कपड़ा, अच्छे कालीन, हाथी दांत का सामान, परफ्यूम, आयुर्वेदिक दवाइयां, फर्नीचर, आभूषण, मूल्यवान पत्थर, ट्रेंड हाथी घोड़े, ट्रेंड पक्षी, बड़े बड़े शिप भारत से बनकर के दुनिया में जाते थे। लंबी सूची उसने दी है, और लिखता है भारत के व्यापारी दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी थे, भारत के बैंकर सबसे बड़े बैंकर थे, प्रशासन में भारत नंबर 1 था। ये तो अमेरिका का लेखक है। एल बाशम ने भी अपनी पुस्तक में यही लिखा है, इंडिया दैट वंडर वाज, भारत एक बड़ा आश्चर्य था। एल बाशम के पुस्तक है, उसमें देखिए वही लिखता है भारत दुनिया में हर हर वस्तु का निर्यात करता था, केवल सोना और चांदी बाहर से लाता था। एल बाशम भी भारतीय नहीं, वो विदेशी लेखक है। लेकिन ऐसा जो देश था,
वो कैसा हो गया? सारे दुनिया को स्टील जो बनाना का काम सबसे पहले भारत ने किया, एलॉय बनाने का काम भारत ने किया। सारी दुनिया के 35% जनसंख्या को भारत कपड़ा देता था, सब दुनिया कपड़ा पहनती थी। तो भारत कैसा हो गया फिर, ये हमको मालूम है। तो अंग्रेज गया ना, तो भारत की विश्व आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी केवल 2.5% रह गई। लेकिन हम ये नहीं मानते कि केवल आर्थिक विकास ही विकास होता है, ध्यान रखिए। विकास का अर्थ केवल आर्थिक नहीं होता है, विकास का अर्थ है शिक्षा कैसी है, लोगों का मन कैसा है, स्वभाव कैसा है, जीवन दृष्टि कैसी है, आचरण कैसा है, सत्य निष्ठा कैसी है, मिलकर के कैसे रहते हैं, साहित्य की रचना कैसे करते हैं, शिक्षण संस्थाएं कैसी चलाते हैं। बहुत सारी बातें जब मिल जाएंगी तो हम कहेंगे विकास का ये सर्वांग सुंदर स्वरूप होना चाहिए। अब और बातों में देखिए, भारत की शिक्षा कैसी थी। तक्षशिला का विश्वविद्यालय ईसा से 1000 वर्ष पूर्व भी अच्छा चलता था, वहां भी हजारों विद्यार्थी दुनिया से पढ़ने के लिए आता था। आज पाकिस्तान कहता है तक्षशिला हमारा है, हजारों साल पहले पाकिस्तान के लोग तक्षशिला में पढ़ाते थे। जो मोहनजोदड़ो का सिविलाइजेशन निकला है, सिंधु घाटी की सभ्यता निकली है, दुनिया के पहले व्यवस्थित शहर निकले हैं। कैसे ठीक सीधी गलियां बनाई जाती है, कैसे सार्वजनिक स्नान गृह बनाए जाते हैं, कैसे पानी निकालने की व्यवस्था जो है सीवर लाइन कितनी सुंदर करी है। कितना पहले 3500 BC। अभी अभी राखी गढ़ी में एक रथ निकला, पूरा का पूरा रथ, राखी गढ़ी और सनौली, ये दो स्थानों पर ईसा से 3500 पहले इतना पुराने दो रथ निकले खड़े बिल्कुल। उन रथों की लकड़ी तो गल गई, लेकिन उन रथों के पहियों पर, बाकी स्ट्रक्चर पर जो तांबा लगा हुआ, जो कॉपर प्लेट है, वो यथावत है। जिसे ध्यान में आ गया, वो छत्र लगा है, वो घोड़ों के ऊपर लगने वाला वो दंड लगा है, पहियों पर स्पोक है, उस पर तांबा लगा हुआ है, पूरा का पूरा रथ। और हमको बताया जाता था अरे भारत में तो घोड़े होते ही नहीं थे, ये तो आर्य आए तब घोड़े लेकर के आए ईसा से 2000 साल पहले, और ईसा 3500 साल पहले रथ निकल आया। अब मुंह बंद है उन लोगों का। तो शिक्षा भारत में ऐसी जो सर्वथा निशुल्क, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, 4-4, 5-5 लाख ग्रंथ रहते थे हस्तलिखित। एक बार बालक आ गया, 12 साल पढ़ता था, उसके एक पैसा नहीं लगता था, खाना पीना भोजन पुस्तक वस्त्र औषधि सब वही मिलता था। ये शुल्क कहां से आ गया? ये तो अंग्रेजों ने लगाया शुल्क पहले पहले। भारत के लोग झूठ नहीं बोलते थे, भारत के लोग समझौता करके समझौता तोड़ते नहीं थे, भारत के लोग अतिथियों का सम्मान करते थे, भारत के लोग युद्ध भी लड़ते थे तो नियमानुसार लड़ते थे। ऐसा भारत के बारे में जो विदेशी लेखकों ने लिखा है, वो बहुत बड़ा साहित्य रखा है, वो पढ़ लीजिए। तो एक और आर्थिक उन्नति, एक और हमारे जीवन मूल्य, हमारा साहित्य, हमारा विज्ञान। अब देखिए, आप वैदिक काल में देखिए, वो नक्षत्र बताता है, वो कौन सा पुष्य नक्षत्र कहाँ है, कौन से महीने में। पूरी रामायण में हर एक का जो लिखा है वो नक्षत्र लिखा है। और राम रावण युद्ध कब होता है, राम वापस कब आते हैं, वो नक्षत्र की गणना 6000 साल पहले करना जानता है। सारे ग्रहों की गति नापता है, पाई का मान निकाल के रखता है, शून्य को कैसे हमने उपयोग में लाया हम बताते हैं। आइंस्टीन कहता है अगर भारत में अगर ये न्यूमरल्स ना होते तो विज्ञान की उन्नति कैसे होती, मालूम नहीं हम कहाँ होते। भारत ने हमको अंक दिए, भारत ने दशमलव दिया, भारत ने शून्य दिया, भारत ने वर्णमाला दी, भारत ने व्याकरण दिया, भारत ने जीवन के मूल्य दिए, और भारत ने पहली बार विवाह की व्यवस्था दी। ऋग्वेद में विवाह सूक्त है, और सूक्त को देने वाली महिला है, उसका नाम है सूर्या सावित्री। जो व्यवस्था उसने तब
शताब्दी है, लगभग 15,000 साल पहले, आज भी वही मंत्र पढ़े जाते हैं। ससुरे सम्राज्ञी भव, तू ससुर के घर में जा रही है, महारानी बनकर रहना। सश्रवाम सम्राज्ञी भव, सास के घर में तू महारानी बनकर रहना। ननंदर सम्राज्ञी भव, तू ननद के घर में महारानी बनकर रहना। देवर्षि सम्राज्ञी भव, देवर है, पति के छोटे भाई हैं, लेकिन तू महारानी बनकर रहेगी घर के अंदर। ये ऋग्वेद का विवाह सूक्त का मंत्र है। दिया किसने? महिला ने दिया है। हमको क्या बताया गया? अरे भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब, बहुत खराब। तो अपने को ध्यान रखना है, हम कौन थे? ये है स्व। हमारी शिक्षा, हमारी समाज व्यवस्था, हमारी परिवार व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी राज्य व्यवस्था, सबको ध्यान में रखना। विकास का मतलब केवल धन नहीं होता। रजू भैया बार बार कहते थे, स्व का बोध माने जीवन के सब क्षेत्रों में हम कौन थे, ये ध्यान में रखो, तब आगे बढ़ो। अंग्रेज जब गया तो स्थिति बहुत खराब। केवल 50 करोड़ के लगभग जनसंख्या सन 60 में थी, और सन 50 में ये जनसंख्या बस 41-42 करोड़ थी भारत में, 40-41 करोड़ सन 50 के दशक में। 1 करोड़ टन गेहूं पैदा होता था, हमको इतना बाहर से मंगाना पड़ता था। हमारे जहाज अमेरिका, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं और चावल लाने में ही लगे रहते थे। फ्रॉम शिप टू माउथ, ये हमारे बारे में मजाक होता था दुनिया में। लेकिन अब हम लोग 13 करोड़ टन गेहूं पैदा करते हैं प्रतिवर्ष। 1 करोड़ से 13 गुना हम बढ़ गए। चावल हम 5 करोड़ टन पैदा करते थे, अब लोग 14 करोड़ टन चावल पैदा करते हैं। हम 40 लाख टन चीनी पैदा करते थे, 30-40 अब हम लोग 400 लाख टन चीनी पैदा करते हैं। एक मेडिकल कॉलेज में 1000 सीट थी भारत में, अब 1,08,000 सीटें हमारे यहाँ एमबीबीएस। देश में गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, मुश्किल से 3-4 हजार सीट थी, अब 3 लाख से ज्यादा सीट हमारे में इंजीनियरिंग कॉलेज की है। विश्वविद्यालय मुश्किल से 10-12 विश्वविद्यालय देश में थे, लाहौर का भी लगा ले तो, लाहौर, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद, आगरा विश्वविद्यालय और दिल्ली, काशी और एएमयू, बस इतने विश्वविद्यालय थे। अब देश में लगभग 800-900 विश्वविद्यालय। साक्षरता 11-12% थी, आज साक्षरता 80% है। हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा अस्पताल है तो भारत के डॉक्टर बैठे हैं, कम से कम 20%, 25%, कहीं 50% डॉक्टर भारत के। कोई बड़ी कंपनी है, चाहे गूगल है, चाहे और कोई है, भारत के बच्चे वहां बड़ी अच्छी संख्या में बैठे हैं। हमारे एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास हैं आज। सैटेलाइट जो है वो स्पेस में छोड़ने के लिए भारत की जो तकनीक है वो वर्ल्ड में, सारे विश्व में मान्यता प्राप्त है। सबसे सस्ते सैटेलाइट हम छोड़ते हैं। अभी हमने अमेरिका का सैटेलाइट छोड़ा है 3 दिन पहले, 60 कुंटल तक का सैटेलाइट जो हम स्पेस में हम स्थापित कर रहे हैं। और नहीं, दुनिया के कम से कम 25 देशों के सैटेलाइट हम ऊपर स्थापित कर रहे हैं, कक्षा में, ऑर्बिट में। हमारी सेना, हमारी इंडस्ट्री, हमारे स्टील का प्रोडक्शन आज विश्व में बड़े अच्छे स्थान पर है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रति बालक दूध का जो मात्रा थी, केवल 150 मिलीलीटर दूध प्रति व्यक्ति मिलता था, बस। आज लगभग 450 ml है प्रति व्यक्ति दूध। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध हम पैदा कर रहे हैं। हमारे सबसे अच्छे एयरपोर्ट अब हमारे पास है दुनिया के, अच्छे हाईवेज हम बना रहे हैं, अच्छी ट्रेन हम पैदा कर रहे हैं, है हमारे पास। मन को लगता है बहुत अच्छा चल रहा है, मन को प्रसन्नता भी होती है। धीरे धीरे खेल में भी अब आगे आ रहे हैं। हर क्षेत्र में ऐसा लगता है कि हमारी उन्नति की दिशा अच्छी है। ये दृश्य सबके मन को
एक आनंद और संतोष देने वाला है, और सच्चाई भी है, एक दूसरा दृश्य भी है। ये जो विकास तो हो रहा है, एक 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन रही है, लेकिन बड़ा वर्ग अभी भी गरीब है। 80% लोग ऐसे हैं देश में कमाने वाले जिनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना से कम है, 80%। ये चिंताजनक है। इसमें भी 16% ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5,000 रुपये महीने से भी कम है, जो और चिंताजनक है। देश में महिलाएं 57% एनीमिक है, रक्त की कमी है, ये चिंताजनक है। 35% के लगभग बच्चे कुपोषण से परेशान है, पीड़ित है। ये भी बड़ा दुख का विषय लगता है। लगभग 6-7 करोड़ जनसंख्या स्लम्स में रह रही है, वो और भी चिंता का विषय है। विकास जो हो रहा है देश भर में केवल 25 बड़े शहरों का हो रहा है, बस। बाकी शहर यथावत है। बंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जयपुर, सूरत, बाकी का हाल खराब है। 7 लाख गांव के बच्चों को कुछ है ही नहीं, वो कहां जाए? ये जो विकास का मॉडल है, ये हमने कहां से लिया? गांधी जी तो ऐसा नहीं चाहते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं चाहते थे, मदन मोहन मालवीय जी नहीं चाहते थे। वो कहते थे विकास तो हो, लेकिन हर हर स्थान पर लोगों को रोजगार मिले। अब 5,000 6,000 का रोजगार पाने के लिए वो व्यक्ति बिहार से सूरत जाता है कि मुंबई जाता है, जयपुर में घूम रहा है 10,000 रुपया पाने के लिए। उसका पारिवारिक जीवन, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन कैसा बनेगा? चिंता की बात है। तो ऐसा जो विकास है, ये केंद्रीयकृत विकास है, ये अच्छा नहीं है। ये मॉडल जो मिला हमको, ये हमने बाहर के उन देशों से ले लिया जिनके यहाँ ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम थी। अमेरिका में 2% आबादी गांव में है, और जो गांव में भी है वो 500-500 एकड़ जमीन के मालिक है। वो गांव में है जरूर, लेकिन शहरों जैसी जिंदगी जीते, और अच्छा शहर से ज्यादा बड़ा भारी फार्म है, 2-2 4-4 गाड़ियां हैं उनके पास। ब्रिटेन है, चाहे फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह 2, 2.5, 3% लोग गांव में हैं। हमारे यहाँ अभी भी 65% लोग गांव में, और नगरीय आबादी में एक 10-12% आबादी स्लम्स में। दिल्ली में 35% आदमी स्लम में रह रहा है, मुंबई में 50% व्यक्ति स्लम में रह रहा है। तो बड़ी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो छोटी इंडस्ट्री को आउट कर देती है। वो एक बड़ा तेल मिल लगता है जिसमें 1,000 ट्रक 500 ट्रक रोजाना तेल निकालता है, तो देश की 2 लाख तेल मिल बंद हो जाती है। एक बड़ा रोलर फ्लोर मिल लगता है तो 5,000 जो चक्की आटा है वो बंद हो जाती है। एक बड़ा सोप की इंडस्ट्री लगती है तो हर कस्बे का सोप का कारखाना, साबुन का कारखाना बंद हो जाता है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, मार्केट और विज्ञापन, ये सब मिलकर के ऐसा चक्र बनाते हैं जिसमें जिस पर पैसा है उसी पर पैसा बढ़ता जाता है। अमेरिका स्वयं परेशान है। सारे अमेरिका का नियंत्रण अब 10 कंपनीज के हाथ में आ गया। अब देखिए आप, वो 10 कंपनियां जो अमेरिका को भी कंट्रोल कर रही है, और जितनी भारत की टोटल जीडीपी है, इससे ज्यादा उनके एसेट्स है एक एक कंपनी के। एक एक कंपनी के जो सीईओ है उनकी सैलरी 1-1 ट्रिलियन है। तो सारी दुनिया ये कौन सी दिशा में जा रही है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुल मिलाकर के केंद्रीयकृत व्यवस्था को जन्म दे रहा है, और इससे बड़ी मात्रा में बेरोजगारी या आधे समय का रोजगार या बहुत कम वेतन का रोजगार ये होता जा रहा है। इससे लोगों में असंतोष बढ़ता है। या तो अर्ध रोजगार है या बेरोजगार है बड़ी मात्रा में। ये सारी दुनिया इस बेरोजगारी से परेशान, अमेरिका परेशान है बेरोजगारी से।
30 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी रख करके और हमसे 1/3 आबादी से भी कम आबादी और परेशान है। विकास का जो मॉडल दुनिया में चल पड़ा है, ये दुनिया में शांति लाने वाला नहीं। अब एक दूसरी बात, जो एक विशियस सर्किल पैदा हुआ, वो विशियस सर्किल ऐसा था, ये आवश्यकता क्रिएट करता है, आवश्यकता पैदा करता है नहीं, इसे पैदा करता है आवश्यकता, क्योंकि विज्ञान ने नया नया आविष्कार किया और नया नया सामान बना के रख दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बना दिया, उद्योगपति ने बना दिया, मार्केट में लाया, विज्ञापन कंपनियां खूब चारों तरफ विज्ञापन फैला देती है, और टीवी पर आएगा, अखबार पर आएगा, सोशल मीडिया में आएगा, और हमको लगता है अगर हमने ये घड़ी नहीं खरीदी तो हमारी जिंदगी बेकार है, हमने ये साइज का अगर टीवी नहीं खरीदा तो जिंदगी का कोई महत्व नहीं बचा, ये ब्रांड का जूता, ये ब्रांड का बेल्ट, ये ब्रांड का कोट, ये ब्रांड का ये सामान, ये फर्नीचर, ये पर्दा, ये मकान, हर दिन एक नई आवश्यकता क्रिएट की जाती है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, और ऐसा बेहिसाब कंजम्पशन दुनिया में बढ़ रहा है, ये धरती इसको संभाल नहीं सकती। धरती की एक धारण क्षमता है, हम 2 करोड़ टन कोयला और 2 करोड़ टन तेल हर दिन फूंक रहे हैं धरती पर, दोनों मिलाकर 4 करोड़ टन है। जो थोड़ी सी भी साइंस जानते हैं वे जानते हैं ये 4 करोड़ टन से 3 गुना ज्यादा CO2 निकलेगा वातावरण में। 12 करोड़ टन CO2 हर दिन निकाल रहे हैं हम लोग, ये केवल केवल दो कारणों से। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 100 साल में 1.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, हिमालय का ग्लेशियर 36% सिकुड़ गया। अब गंगा में पानी आज से 40 साल पहले था, उससे 1/3 रह गया। क्या होगा भाई? अरबों टन बर्फ जो है, जो नॉर्थ साउथ पोल का है, अरबों नहीं और ज्यादा खरबों टन बर्फ है, वो पिघल करके समुद्र में जा रही है, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है, पृथ्वी का एक्सिस बदल रहा है, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है, एक है, बर्फ की डेंसिटी 0.9 है, समुद्र में बिलियन बिलियन टन पानी आ रहा है, धरती का एक्सिस खिसक रहा है, मानसून बदल रहा है, बाड़मेर में बाढ़ आ रही है, जैसलमेर डूबा जा रहा है, चाहे जब आसाम में सूखा पड़ रहा है, फसल का कल क्या होगा मालूम नहीं, घनघोर बादल पड़ जाता है, दिल्ली में एक दिन में पानी पड़ गया दूसरा 1 साल में पड़ रहा था, लद्दाख में बाढ़ आ गई, जब 15-15 साल पानी नहीं पड़ता। अभी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में सैकड़ों मकान बह गए, क्या वो बादल फट गया, बाढ़ आ गई। ये जो है क्लाइमेट चेंज, CO2 का कंसंट्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग, हजारों स्पीशीज खत्म हो रही हैं, बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है, कितने तरह की पॉल्यूशन के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। आप दिल्ली का रोज सुनते हैं, अरे 20 साल पहले भी दिल्ली था, ऐसा तो नहीं था, अब दिल्ली में इतनी गाड़ियां आ गई हैं, एक एक घर में 4-4 गाड़ी है, कोई रोक नहीं है। उपभोग करने की जो भूख है ये खत्म ही नहीं होकर के देती, तो दुनिया इस राह पर तो चल पड़ी है, मतलब वह ये पागलपन माना जाता है। क्यों क्यों कम खर्च करना भाई, क्या फालतू बात आप करते हैं। अभी उत्तराखंड परेशान है, वो कह रहे हमारे 10,000 पेड़ देवदार के काट रहे हैं भाई साहब ये लोग, क्यों? तो टूरिस्ट के लिए बस नहीं जाती है, सड़क चौड़ी करनी है, 7,000 बड़े बड़े पेड़ देवदार के, जो पेड़ 300-300 वर्ष पुराने हैं, वो मिट्टी को पकड़ करके खड़े हैं, ये कट जाएंगे, लैंडस्लाइड आएगा, लेकिन टूरिज्म से पैसा मिलेगा। बंधुओं, ये बड़ा एक विषाक्त चक्र सारे दुनिया में चल रहा है। 100 नोबेल पुरस्कार विजेता लोगों ने घोषणा करी, क्या घोषणा की? इस कंज्यूमरिज्म पर लगाम लगाओ, कम खर्चा करो, कम खर्चा करो। और एक गुटेरस करके UN सेक्रेटरी है, उन्होंने अभी अभी लेटेस्ट नेपाल में 1 साल पहले एक घोषणा करी, मैं दुनिया की छत से बोल रहा हूं, ऊंचाई से, हम अपनी कब्र खोद रहे हैं, ये तेल नहीं खोद रहे, वी आर नॉट डिगिंग ऑयल एंड कोल, वी आर डिगिंग आवर ग्रेव्स। बाद में कहा स्टॉप दिस मैडनेस, ये पागलपन को बंद कर दो,
अपना कंजम्पशन कम करो, कम करो और कम करो। दुनिया सुन नहीं रही। ये एक ऐसा स्थिति में आ गया पूरा समाज, क्या किया जाए। और डेवलपमेंट का जो मॉडल सारी दुनिया प्रस्तुत कर रही है, उसके केंद्र बिंदु में विज्ञान है, आविष्कार है, उद्योग है, उत्पादन है, खरीदने की भूख है, मार्केट है, फिर बाद में सारा बिगड़ता हुआ एनवायरमेंट है। अब एक दूसरे विषय पर आते हैं। ये अधिक उपभोग करते 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 दुनिया ने एक सिद्धांत बनाया, अगर परिवार में रहोगे ना तो तुम जो है स्वतंत्र नहीं हो, परिवार को छोड़ दो, अकेले हो जाओगे तब तुम जो है अच्छे मनमानी ढंग से उपभोग कर सकते हो। इसलिए न्यूक्लियर फैमिली बनाओ, माता पिता से दूर हट जाओ, बच्चों को कहा तुम माता पिता से दूर हटो। उधर जो अर्थशास्त्री थे वो बताते हैं अगर एक परिवार में 3 बच्चे साथ रह रहे, 3 बहुएं साथ रह रही है, तो एक टीवी से काम चल रहा है, एक किचन से काम चल रहा है, इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। इकोनॉमी में तब बूस्ट आएगा, तब इनको 4 जगह बांट दो, तो 4 फ्लैट खरीदेंगे, 4 टीवी खरीदेंगे, 4 रसोई बनेगी, 4 जगह बर्तन आएंगे, 4 जगह डाइनिंग टेबल सजेगी, 4 जगह सोफा लगेगा, रहेंगे 2-2 लोग। तो 12-10 लोग एक घर में रह रहे थे। ये दुनिया के अर्थशास्त्रियों को पसंद ही नहीं है, इकोनॉमिक ग्रुप चाहिए, घर तोड़ो। हर सीरियल ऐसा आता है जिसमें सास बहू का झगड़ा ही दिखाया जाता है, अलग हटो, अलग चलो, घर से चलो, घर से चलो, दूर हटो। बंधुओं, ये साइकोलॉजिकल लड़ाई है। हमारा देश क्या इसके लिए तैयार है? लाखों लड़के, लाखों पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए, पूरे माँ बाप यहां बैठे। फिर देहरादून गया, पता लगा सैकड़ों घरों में लड़का है ही नहीं, सब अमेरिका गए, वो कनाडा गया, वो ब्रिटेन गया, वो जर्मनी गया, वो आता ही नहीं। इस सिविलाइजेशन ने शिक्षा दी, टेक्नोलॉजी दी, बच्चों को पढ़ाया, माँ बाप से दूर कर दिया। ये कितना दिन चलेगा? 70-80 साल के बूढ़े माँ बाप बैठे, एक मर जाता है, दूसरे का हालत और खराब है, कहां जाए? वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम चलाने का एक शौक हो गया, वो 20 लाख रुपए जमा करिए, फिर आप परमानेंट रहिए जीवन भर। जो अच्छे भले घर थे, भारत के परिवार थे, इस विकास के इस मॉडल ने हमारे घरों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। और हर आदमी घर में रहता था, संयुक्त रहता था, तो अब टीवी सिखाता है, सिनेमा सिखाता है, न्यूज आइटम सिखाते हैं। अरे तुम अपने मन का तो कर ही नहीं सकते हो, इस घर में तो बंधन है, सास बंधन है, पिताजी बंधन है, बड़ा भाई भी एक बंधन है, बड़ी बहू भी एक बंधन है। अलग हटो, अलग हटो, अलग हटो। इंडिविजुअलिज्म, हर आदमी अपना स्वयं सोचेगा। अलग हो रहे, अब अलग हो रहे तो क्या करें? तो टेंशन में आता है, टेंशन में आता है तो बीपी हाई होता है, बीपी हाई होता है गोली लेता है, बाद में एक दिन जो है मर जाता है, मर जाता है। इतने ज्यादा अवसाद के, डिप्रेशन के केस अमेरिका में है, पूछो नहीं, भारत में भी बढ़ रहे हैं। और जो हमने इस विकास में व्यक्ति को केंद्र बिंदु मान लिया, परिवार को नहीं, तो साइकेट्रिस्ट की चांदी हो गई, वो डॉक्टर के पास लाइन लग रही है, फिर पत्नी जाती है, थोड़ी देर पति भी पहुंच जाता है, फिर थोड़ा बेटा भी पहुंच जाता है, उसको भी टेंशन है। ये जो विकास का मॉडल है, ये आत्म केंद्रित है। भारत का विकास का मॉडल होना चाहिए परिवार केंद्रित। एक परिवार में 7-8-10 लोग रहे तो सही, एक दूसरे के सुख दुख में रहे, हंसी मजाक करें, कुछ चुटकुले सुनावे, कुछ भजन कीर्तन होगा, मिलकर के खाएंगे, वो नहीं। सारी दुनिया जिस एकांगी भाव से परेशान है, वो विकास भारत में आ रहा है, ये बड़ा संकट है। तो हमको विचार करना चाहिए कुछ बातों पर। क्रमांक 1, क्या विकेंद्रित विकास चाहिए या केंद्रीकृत? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चाहिए या दूर दूर गांव तक रोजगार? कलाम साहब भी कहते थे देश में कम से कम 5,000 स्थान पर डेवलपमेंट होना चाहिए, मिनिमम 5,000 तय करो, जो गांव के बच्चे वहां आ जाए, वहीं रोजगार पाए, 10, 15, 20 हजार तक का। उसके बाद आप बाहर बढ़े।
वो आज देश में विकास का केवल 100-150 स्थान है बस। शहर तो मैंने बताया 20 ही है केवल। और इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए हमारे देश का जो विकास का स्वरूप होगा वो पहला विकेंद्रीकृत हो, क्रमांक 2 परिवार केंद्रित हो, और तीसरा अपने मूल्यों को, हमारे वैल्यूज है, हमारी संस्कृति है, उसको ध्यान में रख करके हो। स्व केंद्रित नहीं चाहिए। मैं ये तो अच्छा नहीं, अज्ञान है ये तो। पश्चिमी जगत ने हमको सिखा दिया, कभी कभी कोई लड़का कहता है हमको, भाई साहब हम सेल्फ मेड है। ऐसे कैसे हो सकता है? सेल्फ मेड कैसे हो सकता है तू भाई? माता पिता ने जन्म दिया, बाबा दादी तेरे है, नाना नानी तेरे है, परिवार में बड़ा हुआ, किसी ने हाथ पकड़ करके एबीसीडी सिखाया, छोटा आ बड़ा आ सिखाया, आगे बढ़ा, हाई स्कूल अध्यापकों ने पढ़ाया, किसी ने कपड़े साफ करे, किसी ने खाना बना करके दिया, किसी ने पुस्तक लिख करके दी, किसी ने स्टेशनरी दी। लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब एक इंजीनियर बनता है, कोई एक डॉक्टर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई व्यापारी बनता है। पश्चिमी दुनिया बताती है नहीं, मैं तो स्वयं बना हूं। भारत बताता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारा नाम भी तुम्हारा नहीं है, ध्यान रखो। नाम भी तुम्हारा नहीं है, नाम भी तुमको माँ बाप ने और लोगों ने मिलकर के दिया। तुम अज्ञानी थे तब लोगों ने तुमको भाषा सिखाई, तुम अज्ञानी थे तब तुमको पाठ पढ़ाए गए। हजारों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ये कर्जा तुम्हारे ऊपर जीवन भर है, ध्यान रखो। तो पितृ का ऋण है, ऋषि गुरु का ऋण है, समाज का ऋण है, और सारे पशु पक्षी हैं, और सारा जीव जगत है, सारा ये वृक्ष संसार है, इस सब का ऋण तुम्हारे ऊपर है, धरती का तुम्हारे ऊपर है। ये पांचों ऋण रखो ध्यान में, चुकाते चलो। ये भारत का दर्शन, ये स्व का बोध है। और इसलिए मान लो कमाता है तो सबसे पहले किसी को देता है। अभी अभी एक बालक है, उसका वो नौकरी लग गया, आईपीएस हो गया। वो पहला वेतन लेकर के मेरे पास आया, भाई साहब मेरा पहला सैलरी है, ये आप रखो, किसी सेवा के काम में लगा दे। नहीं नहीं, पहले तो अपनी माता जी पिताजी को। नहीं नहीं नहीं, मैं माता को पूछा, मेरी माँ बोली नहीं पहले तू उनको दे, अगले महीने हमको देना। अगले महीने का वेतन मिला तो बहन को, भांजे को, भतीजे को, पिता को, माता को, सबके लिए कपड़े खरीदने लग गया। ये भारत का लड़का है, ये जानता है मैं आईपीएस हो गया तो ये मेरे यहाँ पहुंचने में कितने लोगों का योगदान है, मैं अकेले नहीं बना भाई, नहीं बना। पश्चिमी दुनिया का जो विकास है ये व्यक्ति के मन में अहंकार लाता है, ताकत तो देता है, अकेला छोड़ देता है। बहुत बड़ा संकट है। जैसे कि जो बिलियर्ड की गेंद होती है ना, आती है टकराती है अलग हो जाती है, ऐसा मनुष्य होता चला जा रहा है। किसी बड़े अपार्टमेंट में जाके देखिए ना, तो ऐसा है कोई किसी को बातें नहीं करता। सर वो 378 कहाँ है? आई डोंट नो, वहां जाइए प्लीज गो टू देयर, ऐसा बोलता है। हम इतना ही पूछे 378 सर कहाँ है? आई डोंट नो, गो देयर, ऐसा डांटता है। क्यों? टेंशन में आएगा बेचारा। कहाँ का टेंशन है भगवान जाने, बहुत तरह का टेंशन होता है आजकल। क्यों? घर में कोई है ही नहीं, संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो बर्ट्रैंड रसेल ने ये कहा, बर्ट्रैंड रसेल बड़ा विद्वान है, बर्ट्रैंड रसेल बोलता है मनुष्य ताकतवर है, इसमें बहुत क्षमता है, लेकिन किसी से समन्वय नहीं है। जैसे बिलियर्ड की दो गेंद आती है, टकराती है, फिर दूर जाती है, ये हालत मनुष्य की हो गई है। जो बर्ट्रैंड रसेल ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, उसका है ये। बंधु और बहनों, ये बड़ा संकट है, विचार करो कौन सा मॉडल चाहिए। आदमी कमाता था और कमाने के बाद धर्मशाला बनाता था, अपना 2 कमरे में काम चलाता था, एक किसी स्कूल में कमरा बना देता था, और पैसा ज्यादा हो गया तो बड़ा स्कूल बना देता था, और तो कहीं गौशाला में देता था, गरीब कन्याओं का विवाह कर देता था, कहीं कोई मंदिर बना देता था, कहीं बावड़ी कुआं खुदवाता था, कहीं प्याऊ लगवा देता था, कहीं अन्य क्षेत्र चलाता था। हजारों प्रकार के सेवा के काम भारत का आदमी करता था, और बहुत कम में अपना खर्चा चलाता था। तेन त्यक्तेन भुंजी था,
हे प्रभु, मेरे को ऐसा करो, मेरे कम से कम में मेरा खर्चा चल जाए, बाकी का दे दू दे दू दे दू, मिनिमम, कम 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 कम। अब क्या हो गया है, अब धर्मशाला को उसने गेस्ट हाउस बना दिया है। अब हरिद्वार दे, पहले हम जाते थे 40 साल पहले, 45 साल पहले हरिद्वार, तो 10-20 रुपए में धर्मशाला में कमरा मिल जाता था। गंगन आइए आइए, सामान रखिए, सोइए, सुबह चले जाइए, 10 रुपया 15 रुपया। अब नहीं, उसने एसी लगा दिया है, वो भी धर्मशाला थी, अब 1000 रुपया मांगता है। तो पैसा कमाने की इच्छा बढ़ रही है, क्यों? उसको बहुत सामान खरीदना है, अब बहुत सामान खरीदना है। तो भारत में जो आर्थिक विकास था वो अकेला नहीं था। भारत का आर्थिक विकास सब लोगों की शांति, सब लोगों का सुख, सब लोगों का आनंद, उसके साथ विकास था। सब लोगों का, मैंने सारी धरती का। चाणक्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा है, तो पहला श्लोक उसने लिखा है, उसकी आधी पंक्ति बता रहा हूं। सारी धरती के लाभ की पालना करने का जो शास्त्र है वो मैं लिख रहा हूं, उसका नाम अर्थशास्त्र है। पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। मगध का अर्थशास्त्र नहीं लिख रहा था, मगध में। भारत में ऐसा अर्थ पैदा नहीं करना दूसरे को दुख हो, नहीं। अब तो क्या क्या सामान मिला करके बेचता है, भगवान जाने, खाने में डर लगता है। इतना लाल टमाटर कैसे हो गया, भगवान जाने। इतना चमकीला बैंगन लाता है कि बैंगन का पुराना रंग ही भूल गए आप, समझ में नहीं आता है। हरा मटर रहता है। यही यहाँ राजस्थान में एक दिन में प्रवास पर था, तो एक स्टोन वाले के हम लोग दोपहर के समय वो उसे तुरंत दौड़ करके जो है चाय मंगाया, एक नमकीन मंगाया। नमकीन था, उसमें मटर था, हरा मटर था, बहुत हरा था। हमको लगा ये तो इतना हरा हरा तो प्रकृति नहीं बना सकती। हमने 4-5 दाना लेकर के पानी के गिलास में डाल दिया, तो एकदम गिलास का पानी हरा हो गया। और सामने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित, बोले आपको मालूम था क्या? मैंने कहा, हमको मालूम था, तब भगवान जाने, लेकिन मटर इतना हरा नहीं होता। ये मनुष्य का मन कितना कितना दुर्बल हो गया, कितना निकृष्ट हो गया। वो कार्सिनोजेनिक केमिकल मिलाता है, बच्चों को कैंसर हो जाता है। ऑक्सीटोन लगा करके भैंस में इंजेक्शन लगा के दूध निकालता रहता है। ये ऑक्सीटोन वाला दूध बच्चे पीते हैं, इनको संकट खड़ा होता है कल। समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्यों हमने अपने विकास में कहीं धर्म को नहीं सिखाया। धर्म नाम का तत्व जो है गायब हो गया। पैसा पैदा करना है, बड़ा आदमी बना, बड़ा आदमी का मतलब बड़ा पैसा, ये हमने सिखा दिया। वो यही इसको धुन सवार है, मैं सीए बनूंगा, मैं इंडस्ट्री खोलूंगा, आईआईटी में जाऊंगा, एनआईटी में जाऊंगा, यही घुसा रहता है बस। अच्छा काम करूंगा ये नहीं, अच्छा मनुष्य नहीं बनता है, अच्छा पैसा पैदा करने की मशीन बनता है, जिसके पास न मन है, न शील है, न चरित्र है। घर में झगड़ा होता है, इतने डाइवोर्स के केस आ रहे देख रहे हैं आप। कारण एक ही है, इनके परिवार वालों ने इस बच्चे का मन अच्छा नहीं रखा, बस एकमात्र कारण है झगड़े का। जो 6-7-8 वर्ष का था, दोनों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको सिखाइए कि कैसे रहना है, दूसरे के मन से रहना सीखो भाई। अपने मन की चलाओ तो झगड़ा होगा। जैसे घर में महिला माँ होती है, 10 लोगों के मन को ध्यान में रख करके चलती है, ये विकास का सिद्धांत है भारत का। माँ जो है, महिला जो है, ये भारत के विकास की धुरी है, जो अध्यात्म को घर में सिखाती है, सबके मन का ध्यान रखती है, अपने मन की कभी नहीं चलाती, और सारे घर को मिला करके संभाल करके रखती है। वो बेटी के घर क्या जाना है, बेटी के घर क्या जाना है, वो दामाद के क्या देना है, उनको क्या, अपने लिए क्या लाना, उसको ध्यान ही नहीं है। इस माँ ने ऐसा संस्कार हजारों साल दिया है, वो विकास का मूल है, ध्यान में रखिए। अर्थ ठीक है, लेकिन अगर संस्कार नहीं आया, विचार नहीं आया, विनम्रता नहीं आई, 10 लोगों के साथ रहना नहीं सीखा, दूसरे को देना नहीं सीखा, झगड़ा तो हो गई। विकास एकांगी नहीं, विकास ऐसा हो जिसमें मनुष्य का शरीर भी हो, मन भी हो, बुद्धि भी हो और आत्मा भी हो, और केवल धन 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 नहीं, सत्य के प्रति आग्रह हो, विनम्रता हो, ये सब चाहिए।
ये जो सर्वांगीण विकास है, यही किसी समाज का विकास हो सकता है। और इसलिए अब दुनिया संकट में तो आ गई, लेकिन संकट में आई दुनिया को रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, कहां जाए क्या करे। वो ऐसी दौड़ में, अब अमेरिका में देखिए आप, इतने अच्छे पेंट सिलवाते हैं, लेकिन एक महीना पहनता है फेंक देता है। लाखों टन कपड़ा वहां से इंपोर्ट होता है, अफ्रीकन कंट्रीज में, भारत में भी आ जाता है। वो ठीक ठाक करेंगे, प्रेस करेंगे और सड़क पर बेच देते हैं। भाई क्यों इतना खरीदते हो? ये कब कब नियंत्रण सीखोगे? ये संस्कार तो केवल और केवल भारत दे सकता है। क्यों? भारत में धर्म है। और ये बच्चों को प्रारंभ से सिखाना पड़ेगा, कक्षा 1, 2, 3 से। एक बहुत बड़ी गलत दिशा में तो हम चल पड़े हैं, ये पक्की बात है। क्यों? ये बच्चे का संस्कार घर से था और कक्षा 1 से था। भारत में शिक्षा निःशुल्क थी। दीनदयाल जी लिखते हैं, अगर तुम बच्चे से ही पढ़ाई के समय पैसा लेना शुरू कर दोगे तो भविष्य में उससे ये अपेक्षा करना व्यर्थ होगा तो समाज के लिए कुछ करेगा। जब उसको सर्वाधिक आवश्यकता थी, तुमने पैसा लेना शुरू कर दिया। और पैसा लेकर के शिक्षा देना ये भारत की परंपरा में नहीं है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध है। जो फाइयान आता था, वेनसंग आया था, ईशिंग नाम का चीनी यात्री आया था, ये 10-10, 15-15 वर्ष भारत में रहे, शिक्षा प्राप्त, एक पैसा लेकर नहीं आते थे। दुनिया को निःशुल्क शिक्षा देने वाला भारत आज ऐसी स्थिति में आ गया कि 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया फीस आती है, कहां से लाएगा? जैसे ये स्थिति आई, 70% पॉपुलेशन शिक्षा से दूर हट गई। 70% भारत की जनता अब हायर एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें वो कंपटीशन में नहीं आ सकती। बंधुओं, ये अच्छा विकास नहीं है, ये दुखदाई विकास है। इसका कभी भी विस्फोट संभव है। और इसे समाज में विकास, पहला हमारा देश कैसा था, हमारे संसाधन कैसे हैं, हमारी प्रकृति कैसी है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे जीवन मूल्य कैसे हैं, हमारे देश का ऐतिहासिक परंपराएं कैसी हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास, मन का विकास, अपने स्वभाव का विकास, अपनी आत्मा का उन्नयन और जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य कभी भी यह नहीं हो सकता है कि धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ। धन तो एक साधन है, उद्देश्य क्या है? जाना कहाँ है, पाना क्या है? भाई धन तो वस्तु खरीद करके लाके दे सकता है, और किसी भी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य वस्तुएं एकत्रित करना क्यों होता है? उसका उद्देश्य तो शांति चाहिए, परम शांति चाहिए। और जब हम विकास की 100 की अवधारणा पर विचार करते हैं और पूरी रज्जू भैया के बारे में जो विचार करते हैं, एक दिन रज्जू भैया ने हमको बुलाया, अरे गोपाल, तुम दोपहर को तुम रहना 3 बजे आना प्रयाग में, मैं वहां प्रांत प्रचारक था। मैं पहुंच गया। अरे उसको बुलाओ, विभाग प्रचारक, उसको बुलाओ। तो अनिल जी विभाग पे, हमको बुला लिया। हाँ बैठो, हम दोनों को बिठा, अपना एक बक्सा खोला पुराना, एक जैकेट निकाला, काले रंग का वूलन जैकेट था, निकाला, हमको दिखाया, ये तुम ले लो। अरे उनके रज्जू भैया, हमारे शरीर पे ये नहीं आएगा, हम आपसे 5 इंच छोटे हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, तुम्हारी लंबाई कम है, तो मैंने अनिल को दे दो, अनिल हमसे लंबे हैं। हाँ अनिल तुम रख लो इसको, उनको दिया। फिर देते समय रज्जू भैया क्या बोले वो सुनिए आप। अरे भाई ध्यान से रखना इसको, ये कुंवर बलबीर सिंह का जैकेट है। मतलब रज्जू भैया इसको 40-45 साल कम से कम पहन चुके हैं। कुंवर बलबीर सिंह कितना पहले हमको मालूम नहीं। आपने रज्जू भैया का फोटो देखा होगा तो एक ब्लैक रंग का जैकेट, जैकेट होने संभाल के रखना, अच्छा है, गर्म कपड़ा है, हमने उसको अंदर से बदलवा दिया था, ठीक है चलेगा, 10-15-20 और चलेगा। ये मितव्ययिता हो। अरे भाई कितना पेस्ट लेते हो इस पर, ब्रश पर, एक कार्यकर्ता ब्रश पर पेस्ट ले रहा था, वो लंबा लाइन खींच देता है जैसे कोलगेट वाला सिखाता है। अरे कितना का क्या जरूरत है, एक मटर के दाने के बराबर लो बस, उतना ही लो। इसका बहुत उपयोग नहीं है दांत साफ करने में, लेकिन ठीक है इतना लिया करो, देखो ठीक।
रोजाना जो है वो तो शेव बनाते समय वो साबुन लगाते हो क्या? क्यों लगाते? एक दिन लगाते, मत लगाया करो। कपड़ा धोते समय बताते थे, भाई देखो ऐसा करो, एक दिन साबुन लगाओ कपड़े में, एक दिन बिना साबुन के धो दो, रोजाना क्यों धो? क्या गंदा थोड़ा होता है, एक दिन साबुन, एक दिन बिना साबुन। कल्पना कर सकते हैं कितना मितव्ययी जीवन उन्होंने जिया होगा। एक दिन जो है वो पटना में ट्रेन बहुत विलंब से थी, अकेले रज्जू में आते, बाहर निकल गए टहलते हुए, बाहर निकल गए, ढाबे पर बैठे, और ढाबे का नौकर आ गया, कर्मचारी, सर क्या चाहिए? पानी का गिलास रखा, क्या है? बोले थाली है, 4 रुपए की थाली मिलती है हमारे यहाँ। क्या है थाली में? 4 रोटी है, चावल है, ये सब्जी दाल है। अरे भाई हमको इतना नहीं चाहिए, आधा थाली दे दो, इसका 2 रोटी दे दो, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, ऐसा आधा, इसका आधा दे दो। वो कह रहे नहीं बाबूजी, आधी थाली का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है, अब खाएं तो न खाएं, थाली पूरी दूंगा मैं। अब ये थोड़ा दे, नहीं हमें, हमको चाहिए नहीं, वेस्ट हो जाएगा, हम क्या करेंगे इतना का, इतना ही दो। और ये नहीं मान रहा, रज्जू भैया भी नहीं मान रहे, वो तो मालिक सुन रहा है, वो उठ करके आके, क्या बात है? ओ बाबूजी आधी थाली मांग रहे हैं, 2 रोटी, और ये ऐसे ऐसे मांग रहे हैं, ऐसे क्या होता है हमारे यहाँ? तो वो मालिक रजुआ को पूछा, क्या करते हैं आप? रजुआ बोले, हम तो पढ़ाते हैं, मास्टर है। अच्छा, अरे मास्टरों की हालत बहुत खराब है यार। बिहार में मास्टरों की हालत बहुत खराब है, मास्टर जी आप जितना चाहे खाइए, कोई पैसा मत दीजिए, लगा थाली लगा। तो प्रश्न ये नहीं है थाली रोटी छूट दीजिए, प्रश्न ये है कैसे मृतव्ययी जीवन जिया जाता है, प्रश्न ये है। ये देश का पुराना संस्कार। आपने पीसी रे का नाम सुना होगा, प्रफुल्ल चंद्र राय, जिन्होंने बंगाल केमिकल्स बनाया, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। कई उनके जो वो रिसर्च है, लेड रेड उन्हीं का है, शायद सिल्वर नाइट्रेट उन्हीं का है, बड़े उद्योगपति भी हो गए। लेकिन अपने कपड़े को प्रेस नहीं कराते थे, दाढ़ी भी नहीं बनाते थे, प्रोफेसर थे। और एक दिन पेट खराब रहता था, अपने एक रिसर्च स्कॉलर को कहा, जा भाई जरा हमारे लिए फल लेकर के आओ। कोई एक आना ऐसा कुछ दिया, वो ज्यादा फल ले आया, नाराज हो गए, हे भगवान तुम क्यों इतना पैसा वेस्ट करते हो, मैंने इतना काम मंगाया था, क्यों लेकर के आए? थोड़ी देर बाद एक विद्यालय के लिए दान मांगने के लिए सज्जन आ गए उस समय, ये अनुमान से 1905 7 8 ऐसी बात रही होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ला हमारे चेक बुक निकालो, 3,000 रुपया तुरंत दान में दे दिया, 3,000 रुपया। 2 पैसा एक आने का अपने ऊपर खर्चा बचाकर 3,000 रुपया दान देने का जो हिम्मत रखते हैं, उसका नाम है पीसी रे, बड़ा साइंटिस्ट है, कपड़े को प्रेस भी नहीं कराता। बंधुओं ये जो है कम खर्चा करना, ये कंजूसी नहीं है, ये दर्शन है, ये जीवन की दृष्टि है। महत्वपूर्ण क्या है? कोई भी विद्यार्थी पहुंच गया पीसी रे के पास, फीस के लिए देंगे, पुस्तक के लिए देंगे, अपने लिए खर्चा नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ का जो आर्थिक विकास का दर्शन है, ये आत्म केंद्रित नहीं है, ये समाज केंद्रित है, परिवार केंद्रित है। अपने लिए न्यूनतम आवश्यकताएं रख करके बाकी सबको बांट देने का है, और धीरे 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 मैं मोक्ष की साधना की ओर बढ़ूं, वो दृष्टि साथ में रखनी है अपने। और एक और भौतिक विकास हो रहा है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, वो एक दिशा है, हम भटक न जाएं। हर स्थान पर अपने घर में, परिवार में हम लोग बात करते रहे, जितना आवश्यक हो उतना खर्च करिए, बाकी का औरों को दे दीजिए। देने में बहुत आनंद है, ध्यान में रखिए, जो आनंद आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं कभी भी मिलने वाला नहीं है। हमारे पास घड़ी है 400-500 रुपए की, एक दिन हमारी घड़ी का चैन थोड़ा ढीला था, हमने एक को दे दिया था, भाई इसको ठीक करा ला, ये 2 कड़ी निकलेगी निकाल देना। वो हमारा ऐसा मित्र निकला, अपनी घड़ी हमको दे गया, वो इस तब तक आप पहन लीजिए, हमने पहन लिया, ऐसे सही थी बिल्कुल। हमको क्या मालूम है घड़ी की क्या कीमत है। एक दिन ऐसे घड़ी रखा था, एक हमारे मित्र बोले, ये आपका घड़ी है? नहीं, हाँ हमारा घड़ी है। हाँ हमारा घड़ी नहीं है, लेकिन हाँ हमारा घड़ी बनने गया है ये, आपको मालूम है कितना कीमत है? हम नहीं मालूम, 60,000 रुपए से कम नहीं है। नहीं 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 भाई, अरे हाँ हाँ, तो क्यों?
हमने क्या कारण क्या है भाई? ओए ये बहुत पतला होता है ना इसलिए कीमत बढ़ जाता है। हमने तुरंत फ़ोन किया, "ए शिवम तुम तुरंत आओ हमारी घड़ी लेकर के आ।" लेके आया, "ला हमारी घड़ी दो, अपनी घड़ी ले जा।" "तुम्हारा घड़ी बहुत महँगा।" "हैं, नहीं तो भाई साहब ऐसा तो नहीं है।" ऐसा बोलता है। "नहीं 60,000 रुपए का है ये तो।" "अरे नहीं भाई साहब ऐसा करता हूँ।" मैं ऐसे पूछा 60,000 का चलो कोई बात नहीं, लोग 1 लाख का घड़ी लाते हैं, 2 लाख का। एक सज्जन मिले 2 करोड़ रुपए का घड़ी पहन के घूम रहे थे। हमने कहा कि ज़्यादा टाइम बताती है क्या ये? ये ईगो है, ईगो ध्यान में रखिए, घड़ी की ज़रूरत नहीं है। कोई तो 90 करोड़ का लहंगा पहनता है, कोई 100 करोड़ का लहंगा पहनता है। तो ऐसे हमने एक डॉक्टर को मैसेज भेजा, तो एक सज्जन ने 90 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना था। तो उसका जवाब आता है, उसका कार्डियक सर्जन है, वो जवाब भेजता है हमको, अंदर की बहुत भारी गरीबी को ढकने के लिए इतना महँगा कपड़ा पहनता है और कुछ नहीं है भाई साहब। तो विकास के बारे में हमारे कुछ मूल्य हैं, हमारे कुछ दिशाएँ हैं, हमारा एक दर्शन है, हमारा एक विचार है, हमारी एक परंपरा है। उसमें भौतिक भाव, भौतिक तत्व एक है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। उसके अलावा और है। जैसे हम स्व का बोध का विचार करते हैं और जब पूज्य जीवा को स्मरण करते हैं, तो हमको ध्यान में आता है वो कैसे थे। एक आदर्श ऐसे पुरुष थे जो हर क्षेत्र में अग्रगण्य थे, हर क्षेत्र में। लेकिन इतने सरल, इतने मितव्ययी पूछो नहीं। आज कल्पना करना भी कठिन होता है और इसलिए मैंने उनको मन में रखकर पूर्ण जीवा को मन में रखकर आपके सामने इस विषय को प्रस्तुत करने की कोशिश की। नमस्कार।